हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अविनाश सुरस्तिया, आपका एजुकेटर, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स में। आज ये हमारा इंडियन पॉलिटी का 9th लेक्चर है, बोरोड प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2। पिछले लेक्चर में हमने बोरोड प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1 के बारे में पढ़ा था कि हमने जो है भारतीय संविधान में किन किन प्रिंसिपल्स को कहाँ कहाँ से लिया है, इस बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोरोड प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमने जो है भारतीय संविधान में किन किन प्रिंसिपल्स को किन किन देशों से लिया है, जो प्रिंसिपल हमें जो है दूसरे देशों में जो कॉन्सेप्ट हमें अच्छे लगे तो वो कॉन्सेप्ट हमने अपने देश के संविधान में उतारा। तो हमने जो है टोटल जो है 11 सोर्स से लिया है, 11 सोर्स से लिया है। 11 सोर्स में जो थे दस देशों से लिया है और एक एक्ट से लिया है। जब हमारे ऊपर ब्रिटिश राज्य कर रहे थे तो उस समय जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, उससे जो है हमने कई प्रिंसिपल्स को जो है अपने भारतीय संविधान में उतारा है। और 10 कंट्री कौन कौन थी? 10 कंट्री थे हमारे ब्रिटेन, यूएसए, रसिया, आयरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। और ये 10 कंट्री के बारे में हम लोग इस 10 देशों से जो है हमने बहुत सारे प्रिंसिपल, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है हमारे भारतीय संविधान में उतारे। पिछले लेक्चर में मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन और यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से किस किस प्रिंसिपलों को लिया उसके बारे में बताया है। तो आज हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखेंगे, फिर रशियन कॉन्स्टिट्यूशन और फिर और देशों के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखेंगे जहाँ से हमने जो है बहुत सारे कॉन्सेप्ट लिए हैं। आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन को जो है हम लोग आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, देख लीजिए। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, इससे जो है हमने कौन कौन प्रिंसिपल्स को लिया देखिए। प्रोसीड्यूर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, हमारे भारत में राष्ट्रपति का चुनाव का क्या प्रोसीड्यूर होगा वो जो है हमने जो है आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो इसके बारे में जो है आपको आर्टिकल 54, 55 और आर्टिकल 71 हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54, 55 और 71 में जो है आपको इस बारे में मिल जाएगा कि हमारे देश में जो है राष्ट्रपति का इलेक्शन का प्रोसीड्यूर क्या है, चुनाव का प्रोसीड्यूर क्या है। दूसरा प्रिंसिपल हमने लिया है नॉमिनेटेड मेंबर्स इन राज्यसभा। हमारी राज्यसभा में जो है बहुत सारे मेंबर जो है नॉमिनेट होते हैं, कई सेलिब्रिटी होते हैं, कभी कोई एक्टर, एक्ट्रेस, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, कोई और भी खेल कूद से रिलेटेड बहुत सारे सेलिब्रिटी सब जो है इसमें नॉमिनेट होते हैं। तो हमारी राज्यसभा में टोटल जो है 12 मेंबर्स जो है नॉमिनेटेड होते हैं। उन्हें कहीं से जो है चुनाव लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो डायरेक्ट जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है साइन किए जाते हैं कि ये सब मेंबर जो है नॉमिनेट किए गए हैं राज्यसभा में बैठने के लिए। तो कितने मेंबर होते हैं याद रखिएगा आप। इसी के द्वारा जो है सचिन तेंदुलकर जो है नॉमिनेट किए गए थे राज्यसभा में। राज्यसभा के मेंबर वो हैं, सांसद हैं। अब देखिए तीसरा प्रिंसिपल क्या है हमारा, डीपीएसपी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ये, जो कि आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ये है। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हमारे स्टेट में क्या क्या प्रिंसिपल होगा, इसको जो है डायरेक्ट जो है क्या क्या पॉलिसी आएगी, इसको जो है डायरेक्ट कौन करता है? डीपीएसपी। ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है
और इसका मीन्स क्या है, देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य में जो भी नीति निर्देशक तत्व होंगे उसका डिसीजन के बारे में जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, ये कॉन्सेप्ट जो है आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो ये 3 प्रिंसिपल लिए गए हैं, प्रोसीड्यूर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, नॉमिनेटेड मेंबर्स इन राज्यसभा और DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब जो है हम लोग जो है USSR कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। USSR कॉन्स्टिट्यूशन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सॉवरेन रसिया, इसको आप रशियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो है हमने किन किन कॉन्सेप्ट, किन किन प्रिंसिपल्स को लिया है, ये देखिए। पहला है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब होता है मौलिक कर्तव्य। हमारे देश में हमारा क्या मौलिक कर्तव्य है, हर एक नागरिक का, हमारी हर एक देश के नागरिक का क्या मौलिक कर्तव्य है, इसके बारे में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज में बताया गया है। इस कॉन्सेप्ट को हमने जो है रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। मैंने बताया था कि फंडामेंटल राइट्स, हमारे क्या क्या अधिकार हैं, और इसमें जो है अभी बताया मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो दोनों में कन्फ्यूज नहीं हो गया। फंडामेंटल राइट मतलब होता है क्या क्या हमारे अधिकार है, और इसका मतलब क्या क्या हमारे कर्तव्य है। दूसरा कॉन्सेप्ट हो जाता है आपका फाइव ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना, जो कि भारत में आती थी। ये जो है हमने जो है USSR और रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, 5 ईयर प्लान। तीसरा है हमारा सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। हमारे देश में जो है सामाजिक न्याय होगा, आर्थिक न्याय होगा और राजनीतिक न्याय होगा। इसका जो एक कॉन्सेप्ट हमने जो है रशियन कॉन्स्टिट्यूशन और USSR कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट लिया USSR कॉन्स्टिट्यूशन से? फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य होंगे हर एक देश के नागरिक के, 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना, और तीसरा है हमारा सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हमारे देश में होगा। तो अब हम लोग जो है जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन, इसको जो है वीमर कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन से जो है हम लोगों ने सिर्फ एक ही प्रिंसिपल लिया है, और वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 352 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में बताया गया है कि जब भी राज्य हमारे देश में जो है राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा, तब जो है
कुछ फंडामेंटल राइट्स जो है सस्पेंड कर दिए जाएंगे। कुछ मैंने क्यों बोला, टोटल फंडामेंटल राइट जितने होते हैं उसमें जो है 2 फंडामेंटल राइट ऐसे होते हैं जो कि कभी सस्पेंड नहीं किए जाते हैं। तो जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है कि फंडामेंटल राइट्स जो है सस्पेंड कर दिए जाएंगे नेशनल इमरजेंसी के वक्त। फंडामेंटल राइट हमारा जो है मौलिक अधिकार है वो जो है सस्पेंड कर दिया जाएगा जब भारत में जो है राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा। तो 2 एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट्स हैं जिन्हें जो है कभी भी जो है देश से जो है सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, और वो जो है आपके आर्टिकल 20 एंड 21 में दिया गया। ये जो है आपका एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट्स हैं। आर्टिकल 20 एंड 21 का जो है फंडामेंटल राइट जो है ये कभी सस्पेंड नहीं किया जाता है जब भी हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लागू होती है। और आर्टिकल 14 टू 32 के सारे जो है आर्टिकल 14 टू 32 के जो है सारे फंडामेंटल राइट जो हैं आपके नेशनल इमरजेंसी के वक्त सस्पेंड कर दिए जाते हैं। और सबसे पहले जो है हमारा जो है आर्टिकल 19 सस्पेंड होता है, ये याद रखिएगा। आर्टिकल 19 जो है आपका जो है आर्टिकल 19 जो आपका फर्स्ट सस्पेंडेड फंडामेंटल राइट होता है। जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगती है सबसे पहले जो आर्टिकल 19 सस्पेंड होता है, उसके बाद जो है सारे जो है फंडामेंटल राइट सस्पेंड होते हैं। और आर्टिकल 20 और 21 जो है एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट है और वो कभी सस्पेंड नहीं होता है। इसका कॉन्सेप्ट जो है हमने जो है जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन और वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब आगे देखिए हम पढ़ते हैं अब जो है हम लोग जो है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने किन किन प्रिंसिपल्स को लिया है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो है 3 प्रिंसिपल्स को लिया है। पहला है हमारा कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। हमारे देश में जो है 3 तरह की लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, संघ सूची, स्टेट लिस्ट, राजकीय सूची और कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। इन तीनों लिस्ट में जो है बहुत सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं। यूनियन लिस्ट के में जितने सब्जेक्ट हैं उस पर जो है यूनियन गवर्नमेंट को ही लॉ बनाने का जो है आदेश है, उनको लॉ बनाने का पावर जो है यूनियन गवर्नमेंट को ही है यूनियन लिस्ट के सारे सब्जेक्ट पे। स्टेट लिस्ट के सारे सब्जेक्ट पर जो है स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है और यूनियन गवर्नमेंट को भी पावर है लॉ बनाने का। और आपका कॉन्करेंट लिस्ट है जो समवर्ती सूची, इस पर जो है आपका स्टेट लिस्ट को भी स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर है लॉ बनाने का, यूनियन गवर्नमेंट को भी पावर है और लोकल गवर्नमेंट को तो पावर है ही। पर लोकल गवर्नमेंट कोई भी लॉ बनाती है तो उस पर जो है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को हाँ भरना होगा तभी वो जो है लॉ बनेगा। जहाँ उन्होंने जो है कह दिया कि वो लॉ नहीं बनेगा तो वो नहीं बनेगा। तो ये कॉन्करेंट लिस्ट समवर्ती सूची के बारे में जो है का प्रिंसिपल जो है हमने जो है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब दूसरा देखिए फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। हमारे देश में जो है व्यापार करने की स्वतंत्रता है। हम जो है हमारे देश में हर एक राज्य में जाके भी व्यापार कर सकते हैं और देश के बाहर भी दूसरे देशों में जाके भी व्यापार कर सकते हैं। तो ये है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। इसका कॉन्सेप्ट जो है हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। और तीसरा हमारा आता है हमारा कॉन्सेप्ट है जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा और राज्यसभा का जो है साथ में बैठक। इसका कॉन्सेप्ट हमने जो है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट के बारे में जो है ये कहा गया है कि ये बैठक जब होगी तो इसके सभापति जो है स्पीकर जो है, जैसे लोकसभा के भी स्पीकर होते हैं और राज्यसभा के भी स्पीकर होते हैं, जब जॉइंट सिटिंग बैठेगी पार्लियामेंट की, लोअर हाउस लोकसभा और अपर हाउस राज्यसभा की, तो इसके स्पीकर होंगे स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोअर हाउस के स्पीकर जो हैं इसके सभापति होंगे। और जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट के बारे में जो है आपका आर्टिकल
108 में दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में जो है जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बताया गया है। स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है उसके सभापति होंगे। और हमारे देश में जो है अभी तक 3 बार जॉइंट सिटिंग बैठ चुकी है पार्लियामेंट में। कितने बार बैठ चुकी है आप याद रखिएगा, 3 टाइम्स। तो ये 3 कॉन्सेप्ट जो है हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स और जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। अब हम लोग कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या प्रिंसिपल्स लिए हैं। अब हम लोग कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या हमने कॉन्सेप्ट लिए हैं, प्रिंसिपल्स लिए हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से हमने पहला कॉन्सेप्ट लिया था सेंटर स्टेट रिलेशन। हमारे देश में केंद्र और राज्य के बीच में कैसे संबंध होंगे, इसका कॉन्सेप्ट हमने जो है कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा है फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट हमने जो है कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, जिसके अनुसार जो है हमारे देश में जो है पावर का तो सेपरेशन होगा ही, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी, स्टेट गवर्नमेंट बनेगी और लोकल गवर्नमेंट बनेगी। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मोर पावरफुल होगी एज़ कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट जो है मोर पावरफुल होगी एज़ कम्पेयर टू लोकल गवर्नमेंट। तो ये आप याद रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है, फिर स्टेट गवर्नमेंट आती है, फिर लोकल गवर्नमेंट आती है। इसके बारे में जो है इस फेडरल स्ट्रक्चर को जो है डिफाइन किसमें किया गया है, हमारी भारतीय संविधान में किया गया है, और इसका कॉन्सेप्ट जो है हमने जो है कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। तीसरा हमारा आता है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के अनुसार जो है हमारे भारत के राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से कोई भी समस्या पर जो है विचार कर सकते हैं, उनकी राय ले सकते हैं, और हमारे राष्ट्रपति पर ऐसा कोई दबाव नहीं है कि वो जो है उनके राय को जो है माने ही। राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट के राय को मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। इसके बारे में जो है कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया था, तो वहाँ से हमने ये कॉन्सेप्ट लिया है। तो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का कॉन्सेप्ट हमने जो है कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। मैंने इसके बारे में समझा दिया आपको क्या होता है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, और इसके बारे में जो है हमारे जो है आर्टिकल 143 में लिखा हुआ है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 143 में जो है इस बारे में लिखा गया है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के बारे में। ठीक, चौथा कंसेप्ट हमारा होता है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ ए स्टेट। हर एक राज्य में, हमारे देश के हर राज्य में जो है गवर्नर का अपॉइंटमेंट, राज्यपाल का जो है अपॉइंटमेंट कैसे होगा, किसे जो है राज्यपाल चुना जाएगा, इसके बारे में इसका कॉन्सेप्ट जो है हमने जो है कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। मैंने आपको बताया था कि हमारे देश में हर एक राज्य में जो है एक गवर्नर का ऑफिस होना चाहिए। इसका कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया था। तो उसमें हमने लिया था कि एक ऑफिस होना चाहिए, पर उसमें अपॉइंटमेंट किससे होगा, इस बारे में जो है हमने कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से ये कॉन्सेप्ट लिया है कि हमारे देश में जो है हर एक राज्य में राज्यपाल किस तरह से चुने जाएंगे, किस तरह से उनका अपॉइंटमेंट होगा। तो किन किन बातों को हमने लिया है, सेंटर स्टेट रिलेशंस का कॉन्सेप्ट लिया है कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से, फेडरल स्ट्रक्चर, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन और अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ ए स्टेट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से जो है क्या क्या प्रिंसिपल लिए हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट लिए हैं।
साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से जो है हमने जो पहला कॉन्सेप्ट लिया है वो है प्रोसीड्यूर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसका कॉन्सेप्ट हमने जो है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है कि हमारे देश में जो है संविधान में किस तरह से संशोधन हो सकते हैं, उसके पीछे क्या क्या प्रोसीड्यूर है, क्या क्या स्टेप लेना पड़ेगा, जिसके बाद जो है हमारे देश के संविधान में संशोधन होंगे। इसके बारे में जो है हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में दिया गया। आर्टिकल 368 में जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 में ये बताया गया है कि हमारे देश के संविधान में किस तरह से संशोधन हो सकते हैं, और इसका कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट हो जाता है इलेक्शंस इन राज्यसभा। हमारे देश में राज्यसभा में किस अपर हाउस जो है हमारा, उसमें जो है किस तरह से इलेक्शन होंगे, उसका क्या प्रोसीड्यूर है, क्या स्टेप है, कहाँ से नॉमिनेट किए जाएंगे, जो मैंने बोला था 12 मेंबर, और किस तरह से चुनाव होगा, कौन कौन चुनाव में भाग ले सकते हैं, उस बारे में जो है उसका कॉन्सेप्ट जो है हमने जो है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इलेक्शंस इन राज्यसभा क्या क्या कॉन्सेप्ट लिया है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से? प्रोसीड्यूर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और इलेक्शंस इन राज्यसभा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन से जो है हमने क्या कॉन्सेप्ट लिया है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से जो है हमने किसका कॉन्सेप्ट लिया है? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और रिपब्लिक का। हमारे देश जो है गणराज्य होगा, रिपब्लिक का मीन्स होता है गणराज्य। फिर लिबर्टी, उदारता का कॉन्सेप्ट हमने लिया है। इक्वालिटी, बराबरी का कॉन्सेप्ट लिया है कि हमारे देश में सभी नागरिक जो है बराबर होंगे। और फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट हमने जो है फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फ्रेटर्निटी मतलब होता है भाईचारे। हमारे देश में जो है सभी धर्म के लोग, सभी जात के लोग, सभी लोग जो है बराबर मिलजुल कर रहेंगे, साथ में रहेंगे। इसका कॉन्सेप्ट जो है हमने जो है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। कौन कौन कॉन्सेप्ट लिया है? लिबर्टी, उदारता, इक्वालिटी, बराबरी से रहेंगे, फ्रेटर्निटी, मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहेंगे, और रिपब्लिक, हमारे देश जो है गणराज्य है। इसका कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब हम लोग का लास्ट बचता है जापान कॉन्स्टिट्यूशन। जापान कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या कॉन्सेप्ट लिया? जापान कॉन्स्टिट्यूशन से हमने एक ही प्रिंसिपल लिया है, प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉज। हमारे देश में कानून के द्वारा जितने भी नियम बनेंगे उनको जो है फॉलो करना बहुत आवश्यक है। इसके बारे में जो है जापान कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट जो है हमने जापान कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है कि प्रोसीड्यूर, जो भी नियम जो है कानून के द्वारा स्थापित किए जाएंगे हमारे देश में, उनको जो है हमें मानना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो है हमने जापान कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉज। आज का लेक्चर जो कि हमारा बोरोड प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर था, वो पूरी तरह समाप्त होता है। अब हम अगले लेक्चर में इंडियन पॉलिटी के दूसरे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे।
और इस लेक्चर के PDF का नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाइए, उसे ज़रूर से ज़रूर एक्सेस कीजिए, क्योंकि PDF जो है बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। और अगर आपको कोई डाउट हो तो हमें हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि उससे जो है आपको आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।